अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परपेचुअल वर्सेस पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम को देखा था। हमने ये देखा था कि जब सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री से हम मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ पे आते हैं तो हमारे पास एक अकाउंट इन्वेंट्री का ऐड हो जाता है जिसमें वो इन्वेंट्री मौजूद होती है जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हम लोग हमारा जो बिज़नेस होता है जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट को हम खरीदते और बेचते हैं। अच्छा, वहाँ पे हमारे पास जो चीज़ हमारे लिए इजी होती है वो ये कि जिस जिस प्राइस पे हमने उस प्रोडक्ट को परचेज किया होता है वही हमारी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है। और कॉस्ट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का नहीं पता होगा तब तक आप उसकी सेलिंग प्राइस नहीं डिसाइड कर सकते। और इसका मतलब है सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए आपको कॉस्ट पता होना ज़रूरी है। मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ में हमने हमें हमारी परचेजिंग प्राइस ही हमारी कॉस्ट प्राइस होती थी। लेकिन अब हमारा जो फोकस इस सेमेस्टर में होगा, इस सब्जेक्ट में होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो ये होगा कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को खुद बना रहे हैं, खुद डेवलप कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्टिंग कैसे होगी, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी है। तो इस चैप्टर में हम पहले तो ये देखेंगे कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को देखने शुरू करते हैं या कॉस्ट कैलकुलेट करने का सोचते हैं तो हम बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स से कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होंगे, वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में देखेंगे। तो इसको बेसिकली हम कॉस्ट फंक्शन मतलब वो तमाम चीज़ें जो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट बताएंगी। कॉस्ट के एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। अच्छा, अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात जो है वो हमने देखना है कि कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉस्ट कैन बी डिफाइंड बाय हाउ दे रिलेट टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट which is defined as anything or activity for which we measure cost। अब देखिए, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, अ, ये इतना आसान टास्क नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, जैसे हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, जहाँ पे हमने होंडा होंडा की मैंने बात की थी, कार्स जो बनाते हैं। अब अगर आप होंडा की प्लांट के ऊपर होंडा की कार की प्राइस निकालना शुरू कर के बारे में सोचें, अब आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इतनी ज़्यादा डिफरेंट कॉस्ट हैं, जिसमें लेबर कॉस्ट है, मटेरियल की कॉस्ट है। मटेरियल की कॉस्ट के अंदर भी जो है वो इंजन कहीं किसी और मुल्क से आ रहा है, बॉडी जो है वो कहीं और बन रही है, पेंट कहीं और से आ रहा है, हो कहीं और पे रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा कॉस्ट है। तो आप जब आप कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हो, फाइंड आउट करना चाहते हो कि यार ये जो प्रोडक्ट है इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो आपको कोई स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है, कोई ऐसी चीज़ बनानी है जहाँ से आपको शुरू करना है कि यार मैं जब कॉस्ट को कैलकुलेट करूँ या आइडेंटिफाई करूँ तो मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो बेसिकली जो पहली चीज़ है वो ये कि हमारा जो आइडेंटिफाई करना है वो है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है वो प्रोडक्ट या वो चीज जिसकी हम कॉस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, अगर होंडा की बात हो रही है तो हमारे पास होंडा सिटी है, वो एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उनके पास दूसरी पे होंडा सिविक है, वो एक और कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है हमें कहीं ना कहीं से शुरू करना है। तो सबसे पहले जिस चीज़ की हमें क्लैरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है।
कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? वो चीज जिसकी कॉस्ट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। और वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, एक्टिविटी भी हो सकती है। जिस तरह वो कहता है कॉस्ट कैन बी डिफाइंड बाय हाउ दे रिलेट टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट which is defined as anything or activity for which we measure cost। कहता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो चीज या एक्टिविटी है जिसकी कॉस्ट आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो। अब जब आपको कॉस्ट ऑब्जेक्ट का पता चल गया तो हम कॉस्टिंग फाइंड करने के लिए हम पहली जो स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं वो ये कि हम ये देखें कि जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह रिलेटेड है। अब कॉस्ट को जो है वो कॉस्ट कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज एज टू हाउ दे आर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। अब दूसरा तरीका क्या है? एक तो ये है कि कॉस्ट को आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ या कॉस्ट एक्टिविटी के साथ रिलेट करके देखें, या फिर दूसरी चीज कि यार डिसीजन मेकिंग में जिस तरह आपकी डिसीजन मेकिंग में आपकी जिस तरह कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, आप उन कॉस्ट को उस तरह कैटेगराइज कर लें कि हमारे ये डिसीजन लेबर रिलेटेड डिसीजंस हैं, हमारी रॉ मटेरियल परचेजिंग के डिसीजंस हैं। मतलब आप डिसीजन की बेसिस के ऊपर डिसाइड करें कि हम कॉस्ट को कैसे कैटेगराइज करेंगे। या फिर दूसरी चीज ये कि कॉस्ट कैन ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द वे दे चेंज एज एक्टिविटी और वॉल्यूम लेवल्स चेंज। या दूसरी तरह कॉस्ट को किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि उन कॉस्ट का की नेचर कैसे है। मतलब कि क्या वो प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करने से बढ़ जाती है, या सेम रहती है, या कांस्टेंट, या प्रोडक्ट के साथ चेंज होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिस तरह हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमने ब्रेक डाउन करना है। होंडा की फैक्ट्री में जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगी कि हम कॉस्ट को कहाँ से शुरू करें, किस तरह कैलकुलेट करें। तो ये दो तीन इन्होंने आइडियाज दिए हुए हैं कि आप कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जैसा पहली एग्जांपल है, पहली एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब होंडा सिटी से रिलेटेड क्या कॉस्ट हैं आप उनको देखें, होंडा सिविक से रिलेटेड कौन सी कॉस्ट हैं उनको अलहदा कर लें। अब क्या हुआ कि आपकी पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट जो है वो दो चीज़ों के साथ, इसका मतलब है आपका स्कोप थोड़ा सा नैरो डाउन हुआ। उसके बाद अंदर भी जब आप होंडा सिटी की कॉस्ट के अंदर आएंगे तो मजीद क्वेश्चंस अराइज होंगे, और इसी तरह जब आप होंडा सिविक की कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है, पहली जो हमने एग्जांपल देखी थी उसमें ये था कि हम जब कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो उस तरह देख लें। फिर ऑन दी अदर हैंड दूसरा था कॉस्ट कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज एज टू हाउ दे आर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग से आप कुछ कॉस्ट का ताल्लुक आपके कुछ डिसीजन से होगा, कुछ कॉस्ट का ताल्लुक कुछ डिसीजन से होगा। तो आप उस बेसिस के ऊपर भी कॉस्ट की बाइफरकेशन कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। ये मतलब कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या इस लेवल तक प्रोडक्ट की कॉस्ट सेम है, फिर चेंज होती है। ये सारे वो सवाल हैं जिनको हम आगे जाके बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं कॉस्ट असाइनमेंट के वर्ड के ऊपर। अब देखिए, जब हमने कॉस्ट डिटरमिन करनी है किसी चीज़ की, ठीक है, कॉस्ट डिटरमिन करनी है विच मीन्स हमने कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब हमें क्या करना है कि हमारे एक्सपेंसेस, हमारी कॉस्ट तो इनकर हो रही है होंडा के प्लांट में। अब जब जाते हैं आपने डिसाइड कर लिया कि होंडा सिटी जो कार है वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट है होंडा सिटी। अब उसकी कॉस्ट, उस एक होंडा सिटी को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है उसको हम जब तक डिफरेंट कॉस्ट उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट को असाइन करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो
फिर ही हमें पता चलेगा कि अल्टीमेटली एक होंडा सिटी की कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट असाइनमेंट का मतलब ये है, जैसे लेट से हमारी होंडा सिटी का जो फ्रेम तैयार है और उसमें अब इंजन रखा जाना है, इंजन रखा जाना है, इसका मतलब है वो लेट से इंजन जो है वो 50,000 का था। तो अब जैसे ही इंजन 50,000 का उस कार के साथ अटैच कर दिया जाएगा तो 50,000 की कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब होंडा सिटी को असाइन कर दी जाएगी। मतलब ये 50,000 का खर्चा इस गाड़ी पे हो गया है। तो आपने इसी तरह लेबर की कॉस्ट होंगी और भी कॉस्ट। तो जैसे जैसे आप कॉस्ट जो है वो किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करते जाते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट असाइनमेंट। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट को जब हम कॉस्ट असाइन करते हैं तो दो मेन कैटेगरीज हम बना सकते हैं, एक जिसको कहते हैं हम डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जो आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप होंडा सिटी कार बना रहे थे, इंजन आपने लेट से हमारा जापान से इंपोर्ट हुआ है, हमें पता है कि इंजन इंपोर्ट करके फैक्ट्री में लाने तक की जो कॉस्ट है वो 100,000 का इंजन है। अब इसका मतलब ये है इंजन की कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट है और हमने बता दिया कि इस होंडा सिटी में 100,000 की का इंजन लग गया है। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जो आप डायरेक्टली कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे ट्रेस नहीं कर सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस शोरूम में आप जिस फैक्ट्री में आप ये होंडा सिटी कार बना रहे हो, इंजन का तो आपको पता चल गया, आपने कहा जी 1 लाख का इंजन है वो इस गाड़ी के ऊपर उसमें ऐड कर दिया जाए। लेकिन अब इस फैक्ट्री को चलाने के लिए बिजली खर्च हो रही है। अब वो बिजली जो है वो जो खर्च हो रही है वो किस लिए खर्च हो रही है? वो इस होंडा सिटी को बनाने में भी इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब है वो जो बिजली का बिल आना है, लेट से 10 लाख बिल आना है आपका फैक्ट्री का, एक महीने का, लेट से 1 महीने का 10 लाख बिल आना है। अब वो जो 10 लाख बिल है वो किस चीज की कॉस्ट है? वो इन्हीं गाड़ियों को बनाने की कॉस्ट है ना। इसका मतलब है वो बिल कि कुछ ना कुछ अमाउंट भी इस होंडा सिटी को हमने असाइन करनी है। मतलब उस 10 लाख के बिजली के बिल में से कुछ ना कुछ इस गाड़ी को हमने असाइन करना है कि इस गाड़ी पे इतनी बिजली खर्च हो गई। लेकिन मसला ये है कि अब जिस तरह आपने डायरेक्टली गाड़ी में कहा था कि जी एक इंजन रखा गया और एक इंजन की कॉस्ट है 1 लाख, लेकिन अब आप जो बिजली की कॉस्ट है ऑन द कार वो आप डायरेक्टली नहीं ट्रेस कर सकते, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि पूरी जो बिजली खर्च हुई है उसमें से इतनी बिजली जो है इस कार पे खर्च हुई है तो आप उस पर कॉस्ट लगाएं। तो फिर क्या करना पड़ता है? फिर हमें एलोकेट करने का मतलब उस 10 लाख में से कुछ हिस्सा एलोकेट करना होता है अपने कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम कहते हैं कॉस्ट एलोकेशन। तो तमाम वो कॉस्ट जो आप डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते, इसी तरह मतलब जो आपकी जो लेबर काम कर रही है, बाहर सिक्योरिटी है, वो सारे काम जो कि डायरेक्टली गाड़ी बनाने पे काम नहीं कर रहे, लेकिन आपका जो बाहर जो एचआर मैनेजर है, आपकी जो बाहर सिक्योरिटी है, उस जो प्लांट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, वो सारी कॉस्ट अल्टीमेटली वो उस वो अल्टीमेटली कॉस्ट जो है वो किसने बेयर करनी है? मतलब वो कंपनी ने वो पैसे कहाँ से पूरे करने हैं? वो इस गाड़ी में से ही पूरे करने हैं ना। इस गाड़ी को बेच के ये अपने खर्चे पूरे होंगे। इसका मतलब है उन कॉस्ट का कुछ ना कुछ हिस्सा इस गाड़ी को एलोकेट करना होगा।
तो तमाम वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो सकती कॉस्ट ऑब्जेक्ट को, उनको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है, और उनको किसी मेथड के साथ प्रोपोर्शन के साथ प्रोपोर्शनेटली उनको आपकी प्रोडक्शन के ऊपर डिवाइड किया जाता है। तो क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट are easily traced to the cost object, whereas indirect cost जो है are not easily traced to the cost object and must be allocated। ठीक है, indirect cost जो है वो cost allocate करनी पड़ती है। आप डायरेक्टली आपके लिए अच्छा, अब ये वर्ड पे जरा गौर करें, यहाँ पे जो वर्ड यूज करता है वो आपका जो वर्ड है नॉट इजीली ट्रेस्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेस कर ही नहीं सकते। इजीली ट्रेस्ड का मतलब है कि आपके लिए आसान नहीं है उसको डायरेक्ट। लेट से आप देखें, मैं कहता हूं कि आपको पता है गाड़ी में वायरिंग भी यूज होती है, और पतली पतली वायर्स हैं, छोटी छोटी वायर्स अंदर की वायरिंग के लिए यूज होती हैं। अब अगर आप एग्जैक्ट नापने बैठ जाओ कि इस गाड़ी के अंदर जो है वो 5 मीटर्स जो है वो रेड वायर यूज हुई है, 3 मीटर्स जो है वो येलो वायर यूज हुई है, 7 मीटर्स जो है वो ब्लू वायर यूज हुई है, अब आप उसको बैठ के नापते रहो तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या वर्थ है कि आप लेट से आपका जो बंदा कैलकुलेट कर रहा है, काउंट कर रहा है कि इसको कितनी कॉस्ट लगी है, इस पे कितनी वायर यूज हुई है, उस बंदे की तनख्वाह 1 घंटे की 500 रुपए, लेट से एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ सिर्फ, और जो गाड़ी में वायर जो है जो आपकी उसमें इस्तेमाल हो रही है वो 400 रुपए की लेट से हो रही है। अब आप क्या है, इतनी मेहनत करके 500 रुपए खर्च करके आप ये फाइंड आउट कर रहे हो कि इस पे 400 रुपए की वायर जो है वो लगी है, और आप डायरेक्टली फाइंड आउट करो कि जी इतनी वायर लगी हुई है। उससे बेहतर आपको इनडायरेक्ट मेथड या कॉस्ट एलोकेशन का मेथड क्या है, हाँ जी, टोटल वायर कितनी यूज हुई, 5000 की वायर यूज हुई है, टोटल कार्स कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, 10 कार्स प्रोड्यूस हुई हैं, इसका मतलब है 10 कार्स पे 5000 की वायर लगी है, तो 5000 डिवाइडेड बाय 10, 500 पर कार आपकी जो है वो कॉस्ट आई है वायरिंग की। अब जब आपने एक्चुअल में कार की वायर को निकाला था, देखा था कितनी लगी है, अगर आप उस रास्ते से जाते तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होती। लेकिन हमने कहा यार फायदा कोई नहीं है, इससे हमें कुछ एडेड एडवांटेज नहीं है, उल्टा वायर कैलकुलेट करने में हमें बड़ा खर्चा हो रहा है। तो हमने क्या, अच्छा ठीक है, टोटल गाड़ियां कितनी बनी 10, टोटल वायर कितने की इस्तेमाल हुई 5000 की, तो 5000 डिवाइडेड बाय 10 कार्स, इसका मतलब है पर कार 500 की वायर की इनडायरेक्ट कॉस्ट है। हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको एलोकेट कर देते हैं 5000 में से 500 एक कार को एलोकेट कर देते हैं। तो ये है आपका कॉस्ट एलोकेशन। इसका मतलब है इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो अंदाजे से किसी मैकेनिज्म के तहत कॉस्ट एलोकेट की जाती है, वेयर एज डायरेक्ट कॉस्ट जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर होती है वो देख के वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ ऐड की जाती है। अब आते हैं मतलब थोड़ा सा मजीद डिटेल में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट में। मैन्युफैक्चरिंग में all material costs that are easily traced to the product are called direct material cost। जो मैन्युफैक्चरिंग में जो भी कॉस्ट डायरेक्टली आप अपने प्रोडक्ट के साथ ट्रेस कर सकते हो उनको आप डायरेक्ट कॉस्ट में कहते हो। और इसमें आपकी लेबर की भी आ जाती है। ऑल लेबर कॉस्ट दैट आर इजीली ट्रेस टू द प्रोडक्ट आर कॉल्ड डायरेक्ट
लेबर कॉस्ट। इसका मतलब है प्रोडक्ट के ऊपर जो मटेरियल लग रहा है, जो आसानी से पता लग जाता है इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना मटेरियल लगा है, वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। जितनी लेबर मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर वो जो कॉस्ट डायरेक्टली आपकी असाइन हो जाती है, डायरेक्टली आसानी से पता लग जाती है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लेबर लगी है, तो आप उसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हो। और तमाम अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑल अदर प्रोडक्शन कॉस्ट आर कॉल्ड ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट क्या हुई? इनडायरेक्ट कॉस्ट हुई। मतलब अब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तमाम वो मटेरियल जो डायरेक्टली ट्रेस हो सकता है टू द प्रोडक्ट, मतलब बताया जा सकता है कि इस प्रोडक्ट पे ये मटेरियल इतनी इतनी मिकदार में लगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाया जाएगा। वो लेबर जो डायरेक्टली ट्रेस हो सकती है कि फला इंजीनियर ने इस प्रोडक्ट को बनाने में इतने घंटे लगाए, पेंटर ने इतने घंटे लगाए, पोशिश वाले ने इतने घंटे लगाए। अब वो जो डायरेक्टली आप बता सकते हो इस लेबर ने इतना टाइम लगाया इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उसके अलावा हर वो कॉस्ट जो डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो सकती उसको हम ओवरहेड कॉस्ट में कहते हैं। ओवरहेड कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल भी आएगा और इनडायरेक्ट लेबर भी आएगी, और और सारी बाकी फैक्ट्री की ओवरहेड्स, मतलब जिसमें बिजली का बिल, आपकी सिक्योरिटी, आपकी एचआर, आपकी प्लांट का मेंटेनेंस, ये सारी चीजें जो हैं वो ओवरहेड्स में आएंगी। Whether or not a cost is a direct cost depends upon। अब जिस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कोई स्टैंडर्ड फिक्स रूल नहीं है, वो सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करेगा, अपना प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कि आपका नेचर ऑफ एक्टिविटी कितनी बड़ी है, कितना बड़ा आपका सेटअप है, और क्या कितना कंप्यूटराइज सेटअप है, कितना एफर्ट रिक्वायर्ड है किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड करना। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बेसिस पे डिसाइड होता है कि कोई प्रोडक्ट जो किसी कॉस्ट को आया डायरेक्ट कॉस्ट लिया जाए या इनडायरेक्ट कॉस्ट लिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वही कि जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है क्या, उसकी वो डिसाइड करेगा कि आपका कॉस्ट डायरेक्ट कंसिडर होगी या इनडायरेक्ट कंसिडर होगी। ठीक है, फिर द प्रिसीजन ऑफ द बुक कीपिंग सिस्टम दैट ट्रैक्स कॉस्ट। वही मैंने कहा कि आप कितनी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कंप्यूटराइज सिस्टम यूज कर रहे हो। अगर तो कंप्यूटराइज सिस्टम यूज कर रहे हो तो आपके पास आप ज्यादा कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट के तौर पे ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देगा कि जी इतना डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है। जिस तरह आपके जो आजकल ऑटोमेटेड प्लांट्स हैं उसमें तो एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना मटेरियल लग रहा है वो बड़ी प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ बताएगा कि जी इस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर इतने ग्राम्स जो है वो फला मेटल यूज हुआ है, इतने ग्राम्स फला मेटल यूज हुआ है, इतने ग्राम ग्लू यूज हुई है, इतने ग्राम ये हुआ है। क्योंकि कंप्यूटराइज्ड है, हर चीज आपने सिर्फ क्लिक करना है और आपके पास रिपोर्ट आ जानी है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में ये चीजें इस्तेमाल हुई हैं। तो उस केस में आपके लिए आप उन चीजों को डायरेक्ट कॉस्ट के तौर पे ट्रीट कर सकते हो। फिर वही द टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू कैप्चर कॉस्ट इंफॉर्मेशन। फिर वो whether the benefits of tracking the cost as direct exceed the resources expended to track the cost। ये वही मैंने जो एग्जांपल पहले दी थी कि जिस तरह वो वायर की केस में आपने 500 रुपीज लेबर के खर्च किए कि आके वो कैलकुलेट करे कि इस पे कितनी वायर यूज हुई है, और उसके बाद 400 रुपए की वायर यूज हुई थी। इसका मतलब है इतनी तो वो कॉस्ट नहीं थी,
जितनी आपने उसके ऊपर कॉस्ट लगा दी, उसको आपने स्पेंड किया ताकि आप उसको कैलकुलेट कर सको डायरेक्ट के तौर पे ट्रीट करने के लिए। अगर आप उसको वो 500 रुपया ना खर्च करते और इनडायरेक्ट के तौर पे ट्रीट करके एलोकेट कर देते तो आपको ज्यादा फायदा होता। तो अब किसी कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करने के लिए ये भी हमें देखना होगा कि आया हमें उसको डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जितनी मेहनत की ज़रूरत है उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, आया वो हमें उसका कोई बेनिफिट भी है या नहीं है। और फिर दूसरी बात, द नेचर ऑफ द ऑपरेशंस दैट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और सर्विस। अगेन वही कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑटोमेटेड है या मैनुअल है, कि आपकी प्रोडक्शन लाइन किस किस्म की है, आपके लिए उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने में कितनी मेहनत दरकार है। अगर तो आसानी से निकल रही है, कॉस्ट एक्सीड नहीं कर रही बेनिफिट से, तो ठीक है आप उसको डायरेक्ट ट्रीट कर लें। लेकिन जहां पे भी आपको ऐसा लगता है कि कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करने की कॉस्ट ज्यादा है, तो इट इज बेटर कि आप उस चीज को एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट कर लें। जी, अब जरा एक एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट्स की। आप देखें कि वो कहता है लिस्टेड बिलो आर सम ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर, determine whether the cost is most likely to be considered a direct cost or an indirect cost if the cost object is a single garment as opposed to a batch of 500 identical garments. If it depends, state what it depends on. अच्छा, अब देखें, अब क्या है कि उसने एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में आपको एग्जांपल दी है, और उसके बाद आपको कहता है कि जी आप देखें, आप बताएं कि ये जो कॉस्ट की कैटेगरीज नीचे दी हुई हैं, ये डायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर होनी चाहिए या इनडायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर होनी चाहिए। अच्छा, अब एक ये चीज जिसका हमने पहले कहा था, पहले कॉस्ट ऑफ जो आपका डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट डिपेंड करती है कि आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब किस चीज की कॉस्ट निकालने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो जिस चीज की कॉस्ट निकाल रहे हैं वो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक सिंगल आइटम भी हो सकता है और एक आइटम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इधर आपको एग्जांपल ये दे रहा है कि अब आपने दोनों तरह बताना है कि अगर आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो, आपका जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है वो एक केस में एक सिंगल गारमेंट है और दूसरे केस में आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है 500 आइडेंटिकल गारमेंट्स। इसका मतलब है एक आपने बताना है कि अगर एक शर्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट है तो फिर कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट कंसिडर होंगी, कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट कंसिडर होंगी। और एक है 500 गारमेंट्स, मतलब कि 500 शर्ट्स का एक बैच। मतलब अब यहाँ पहले केस में आप एक लेट से एक शर्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं और दूसरे में एक 500 शर्ट्स का पूरा बैच है। अब आप सेकंड केस में यहाँ पे आप एक शर्ट की कॉस्ट नहीं निकाल रहे, आप एक बैच की कॉस्ट निकाल रहे हैं जिस बैच के अंदर 500 शर्ट्स बनती हैं। तो पहली एग्जांपल में वो कहता है प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो फैक्ट्री में, प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑन फैक्ट्री, अब ये डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, डिपेंडिंग ऑन के आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो फैक्ट्री के टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स कब आता है, साल में एक बार। इसका मतलब है क्या साल में एक बार जो टैक्स आता है वो डायरेक्टली आप ट्रेस कर सकते हो कि जी एक शर्ट के अगेंस्ट कितना बना, नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मुश्किल है। तो आप क्या करोगे, आप अंदाजन क्या कर लोगे इसको, कॉस्ट को, जाहिर बात है टैक्स, प्रॉपर्टी का टैक्स आ रहा है, देखिए कंपनी के जो भी खर्चे हैं,
अल्टीमेटली उस कंपनी की जो प्रोडक्शन है उसको वो कॉस्ट एलोकेट करनी है। क्यों? क्योंकि तमाम खर्चे अल्टीमेटली पूरे कहाँ से होने हैं? उस प्रोडक्ट को बेच के होने हैं। तो प्रॉपर्टी टैक्स ऑल्दो डायरेक्टली प्रोडक्शन में उसका कोई खर्चा नहीं है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो इस कंपनी के खर्चे हैं वो कहाँ से पूरे होने हैं? वो इस प्रोडक्ट से ही पूरे होने हैं। तो आपने उस खर्चे का कुछ ना कुछ हिस्सा इसको एलोकेट करना है। तो प्रॉपर्टी टैक्स अगर एक सिंगल शर्ट होगी तो इनडायरेक्ट ही कंसिडर होगा। अब अगर हम कहें अच्छा नहीं चलो सिंगल शर्ट नहीं है, 500 शर्ट्स का एक बैच है, ठीक है, बैच ऑफ 500 गारमेंट्स मतलब 500 का एक बैच है। तो अब क्या ये प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट कंसिडर होगा या इनडायरेक्ट होगा? देखें बात ये एक साल में ये फैक्ट्री पता नहीं कितने बैचेस निकालती होगी। इसका मतलब ये है कि इवन बैच पे भी ये इनडायरेक्ट ही रहेगा। अब आई बात आगे बोल्ट्स ऑफ फैब्रिक। अब बोल्ट्स ऑफ फैब्रिक इसका मतलब है लेट से हम इसको कह सकते हैं जिस तरह जो हमारे फैब्रिक के रोल्स होते हैं या उर्दू में हम जिस तरह थान कहते हैं। अब लेट से एक थान जो है वो एक शर्ट से एक थान में एक से शर्ट तो ज्यादा ही बनेगी। तो अगर तो आपका मतलब मेरे ख्याल में तो ये इनडायरेक्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक थान में कई शर्ट्स बननी है। तो आपने अल्टीमेटली देखोगे एक थान में 10 शर्ट्स अगर बन रही हैं तो आपकी जो है वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट में होगी। क्यों? क्योंकि आपकी एक शर्ट है, एक थान में 10 बनती हैं। आप थान की कॉस्ट को 10 पे डिवाइड करें और एक को एलोकेट कर दें। तो सिंगल गारमेंट में तो आपका इनडायरेक्ट ही आपकी कॉस्ट होगी। अब आई बात बैच ऑफ 500 गारमेंट्स। 500 टी शर्ट्स की जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी? अ, अच्छा, अब मैं इसको इस तरह देखता हूं। अगर तो आपका जो थान है वो लेट से 500 शर्ट्स से कम, एक एक थान में 500 शर्ट से कम बनती हैं, विच मीन के एक बैच बनाने में एक से ज्यादा बोल्ट्स ऑफ फैब्रिक यूज हो जाएंगे। मतलब कई 5 थान लगने हैं, 10 थान लगने हैं 500 शर्ट्स बनाने के लिए। तो फिर ये डायरेक्ट कॉस्ट ही कंसिडर होगी। लेकिन लेट्स से अगर आपके थान का साइज ऐसा है कि एक थान में 5000 शर्ट्स बन सकती हैं, अच्छा उस केस में ये बैच के लिए भी इनडायरेक्ट ही होगा। तो इसका मतलब है हमारे केस में इस वाले में इट डिपेंड्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किस चीज पे डिपेंड करता है कि एक बोल्ट ऑफ फैब्रिक में कितने गारमेंट्स बनते हैं। अगर तो 500 से कम बनते होंगे तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी, और अगर 500 से ज्यादा बनते होंगे तो इनडायरेक्ट बनती होगी। तो हम इसका आंसर देखते हैं, वही इट डिपेंड्स। मैंने आपको बता दिया इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन कि एक बोल्ट ऑफ फैब्रिक में कितने गारमेंट्स बनते हैं। वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर 500 से कम बनते होंगे तो ये डायरेक्ट में आएगा, अगर 500 से ज्यादा बनते होंगे तो ये इनडायरेक्ट में आएगा। इसी तरह डाइज फॉर यार्ड गुड्स। डाइज मतलब डाई आप बनाते हैं, एक डाई बनाते हैं, फिर उसके बाद आप उससे कई 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 शर्ट्स कई चीजें मतलब एक से ज्यादा बार आप डाई जो है वो बना के आप उस पे कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है सिंगल शर्ट से तो ज्यादा बारी एक डाई बनेगी, सिंगल शर्ट से ज्यादा ही प्रोड्यूस होगा। तो आपकी जो है ये कॉस्ट जो है वो डाई बनाने की कॉस्ट जो होगी वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। लेकिन जब बात आएगी 500 बैच की तो अगेन वही कॉन्सेप्ट जो ऊपर हमने यूज किया है कि अगर तो उस डाई से एक 500 से कम बनते हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो फिर हमें पता है एक बैच पे 2 डाइज बननी है या 3 बननी है, तो वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। लेकिन
मेरे ख्याल में मोस्टली एक बैच से एक एक डाई से कई गारमेंट्स बना सकते हैं और 500 से ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा डाई की नेचर क्या है। तो इसका आंसर भी इट डिपेंड्स होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन कि उस डाई की कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो वही डाई फॉर यार्ड गुड्स इट डिपेंड्स। फिर सीमस्ट्रेस आर्ली वेज क्या है? आर्ली वेज में आप एक घंटे में कितना एक घंटे में जो आपकी जो आपकी कपड़ों को इस्त्री करके इस्त्री करने की जो कॉस्ट है, सीम स्ट्रेसेस, इस्त्री और इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, वो वो आर्ली वेजेस जो लोग उस पे काम कर रहे हैं। अब क्या है सिंगल शर्ट, तो यार इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मेरे ख्याल में एक एम्प्लॉय या जो एक घंटे में वो एक घंटे में एक एक शर्ट से काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स ही बना रहे होंगे और एक शर्ट से ज़्यादा पे काम कर रहे होंगे। इसका मतलब है सिंगल शर्ट तो इनडायरेक्ट ही कॉस्ट होगी। वेयर एज 500 के बैच पे अगेन, अगर तो एक घंटे में 500 से कम शर्ट्स बन रही हैं, एक पे काम हो रहा है, विच मीन्स के एक बैच को 2 घंटे लगते हैं या 3 घंटे लगते हैं, तो फिर तो ये डायरेक्ट कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर एक घंटे में 2 3 4 बैच, मतलब एक बैच से ज्यादा बन जाता है, तो फिर उस केस में वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो इसका आंसर भी इट डिपेंड्स होना चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरह डेप्रिसिएशन ऑन स्विंग मशीन्स। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट याद है ना, कि जो आपकी प्लांट मशीनरी होती है वो आपकी उसकी कॉस्ट जो है वो उसकी यूजफुल लाइफ पे डिवाइड होती है। इसका मतलब है वो कॉस्ट जो है वो अल्टीमेटली कहाँ से रिकवर होनी है? वो भी तो प्रोडक्शन, उस प्रोडक्ट को बेच के ही कॉस्ट पूरी करनी है ना। तो एक शर्ट, एक सिलाई मशीन एक शर्ट से तो ज्यादा ही बनाती है, इसलिए एक सिलाई मशीन की कॉस्ट जब निकालने लगेंगे फॉर दिस शर्ट डिप्रिसिएशन की कॉस्ट, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगी। और जहां तक बैच की बात है 500 गारमेंट्स, मेरे ख्याल में एक सिलाई मशीन जो है वो 500 से कहीं ज्यादा शर्ट्स बना सकती है। सो इन दैट केस आपकी डिप्रिसिएशन कॉस्ट जो है वो 500 के बैच पे भी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट ही होनी चाहिए। फिर अब आई बात आपकी उसकी बटन्स की। अब बटन्स के ऊपर बटन्स पे अब एक शर्ट पे अगर तो कितने बटन्स लगते हैं ये डिपेंड करेगा। अगर तो एक शर्ट पे लेट से 2 3 बटन्स लग रहे हैं, अब आपको कैलकुलेट करना ही, एक आप गिनते रहो एक शर्ट पे कितने बटन लगे हैं, आप वो गिनो, वो टाइम जाया करने वाली बात है। आपको फायदा कोई नहीं है कि जी आप हर शर्ट को गिनते रहो कि जी इस शर्ट पे 3 बटन लगे हैं, इस शर्ट पे 4 बटन लगे हैं। तो इट इज बेटर कि आप इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट के तौर पे ट्रीट करो। या मतलब वही डिपेंड करता है कि अगर तो एक शर्ट पे बहुत सारे बटन्स लगते हैं और आपको पता, आपके लिए आसानी है कैलकुलेट करने की एक बैच पे कितने बटन्स लगे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप इसको करो। लेकिन अगर मुश्किल है तो आप उसको इनडायरेक्ट के तौर पे ट्रीट करो। वेरस 500 बैच ऑफ शर्ट्स के लिए आपके लिए आसान है। आपकी बटन्स के पैकेट्स आते हैं, आप जो है वो आपको पता है एक बैच पे एक डब्बा बटन्स का लग गया है, तो आप उसको डायरेक्टली पूरे बैच को असाइन कर सकते हो। तो वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होएगी। इसी तरह जिपर्स जो हैं, जो आप शर्ट पे या वो आपकी जो हुडीज होती हैं जैकेट्स पे जिप लगी होती है। अब एक एक शर्ट या एक हुडी पे आप कितनी जिप लगी है वो कैलकुलेट करना इतना फायदेमंद नहीं है। तो आप उसको इनडायरेक्ट पे रहो। लेकिन हाँ ये ज़रूर है 500 शर्ट्स पे आपको पता है जिस 100 मीटर्स ऑफ जिपर जो है वो 500 की शर्ट बैच पे लगा है, तो आप उसको डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हो। ठीक है,
तो ये आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट का डिफरेंस आ गया कि ये डिपेंड करेगा कि आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है। मतलब कॉस्ट ऑब्जेक्ट में एक सिंगल होंडा सिटी भी हो सकती है और 10 होंडा सिटी का बैच भी हो सकता है। अब कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट रखनी है, कौन सी इनडायरेक्ट रखनी है, डिपेंड करता है कि आया आप सिंगल गाड़ी की कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं या 10 गाड़ियों के बैच की कॉस्ट निकालना शुरू कर रहे हैं। तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की डिफरेंशिएशन है वो डिपेंडेंट होगी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कॉस्ट के डायरेक्ट होने के। और सिंगल अगर कॉस्ट ऑब्जेक्ट जितना छोटा, मतलब जितना सिंगल यूनिट जितने कम होंगे उतना ज़्यादा चांस है इनडायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में जाने का।